हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको पढ़ा रही थी इकोनॉमिक्स 10th क्लास की। ये एनसीईआरटी की बुक है 10th क्लास की। इकोनॉमिक्स हम कर रहे थे, फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं डेवलपमेंट। इसका हाफ पोर्शन मैंने आपको पढ़ा दिया है और हाफ मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। चलिए पढ़ाना शुरू करती हूँ। इंटरेस्ट लेके सुनिएगा और समझिएगा, और कुछ भी नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पक्का पूछिएगा कि आपको क्या बात समझ में नहीं आई, मैं दोबारा एक्सप्लेन। आज हम पढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, ऊपर का पोर्शन मैंने करा दिया है, ये थोड़ा सा पोर्शन बचा है, इसको आज हम कर लेंगे। इफ वी हैव सीन अबव, अगर हम ऊपर देखें, इंडिविजुअल्स सीक डिफरेंट गोल्स, हर एक इंडिविजुअल के डिफरेंट गोल्स होते हैं। देन दियर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। उसी प्रकार नेशनल डेवलपमेंट के बारे में भी उसके अलग व्यूज या नोशन होंगे। जरूरी नहीं है जो एक पर्सन नेशनल डेवलपमेंट के बारे में सोचे वो दूसरा भी पर्सन सेम वैसा ही सोचे। दोनों के नोशंस में डिफरेंस आएंगे। डिस्कस अमंग योरसेल्व्स ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। अब अगर हम आपस में ही डिस्कस करें कि इंडिया को किस प्रकार अपना डेवलपमेंट करना चाहिए, तब भी अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बात बताएगा। ठीक है, चलिए। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर्स टू द अबव क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे या तो क्या पाएंगे कि अगर क्लास में भी किसी स्टूडेंट से नेशनल डेवलपमेंट के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रत्येक स्टूडेंट उसका आंसर अलग अलग देगा। ठीक है, इन फैक्ट यू माइट योरसेल्फ थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट आंसर्स एंड नॉट टू बी टू श्योर ऑफ एनी ऑफ दीज। आप भी पाओगे इनके डिफरेंट आंसर, और जिसमें आप श्योर नहीं होगे कि कौन सा करेक्ट है, कि नेशनल डेवलपमेंट का आंसर कौन सा सही है या कौन सा गलत है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स could have different as well as conflicting notion of a country's development. It is very important to keep in mind. ये बहुत ही जरूरी है माइंड में ये बात रखना कि डिफरेंट लोगों के नेशनल डेवलपमेंट के एक तो नोशन अलग अलग होंगे, और हो सकता है उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी हो। जैसे हमने पीछे एक एग्जांपल दिया था डैम का। डैम से पानी इकट्ठा करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को तो वो बात अच्छी लगेगी, वो नेशनल डेवलपमेंट मानेंगे उसको। लेकिन जिस जगह पे डैम बनेगा, जिनकी जमीन छीनी जाएगी, उनके लिए वो चीज़ डेवलपमेंट में नहीं आएगी, क्योंकि उनसे उनकी जमीन ली जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार डेवलपमेंट में भी जब अलग अलग पर्सन अलग अलग नोशंस अपने रखते हैं तो उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। However, can all the ideas be considered equally important? Or if there are conflict, how does one decide what would be a fair and just path for all? अब मैंने जैसे ऊपर बताया कि जरूरी नहीं है सबके लिए वो आइडिया काम करे, इक्वल हो। किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता है। ठीक है, अब ये सोचना है कि जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, ये नेशनल डेवलपमेंट जो हो रहा है, उसका सबको इक्वली लाभ मिले। ठीक है, और ये कैसे संभव होगा? वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग दीज थिंग्स। क्या इसका कोई और अच्छा तरीका है कि नेशनल डेवलपमेंट जो हो वो सबके लिए इक्वली हो और बराबर हो? वट वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल? और ये आइडिया एक लार्ज ग्रुप को बेनिफिट करेगा या एक स्मॉल ग्रुप को बेनिफिट करेगा? नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब है कि नेशनल डेवलपमेंट के जो ये क्वेश्चंस हैं इनके बारे में सोचा जाए। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अब डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को हम कैसे कंपेयर करेंगे? चलिए, यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स। आप ये पूछ सकते हो कि डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स।
हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड, कि उसके बेसिस पे कुछ कंट्री डेवलप्ड कही जाती हैं और कुछ अंडर डेवलप्ड कही जाती हैं। बिफोर वी कम टू दिस लेट्स कंसिडर अनदर क्वेश्चन। हम इसका आंसर ढूंढे उससे पहले हम ये जो दूसरा क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। When we compare different things, they could have similarities as well as differences. जब भी हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं उसमें सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस मिलती हैं, उसमें समानताएं और असमानताएं पाई जाती हैं। Which aspects do we use to compare them? Let's look at students in the class itself. अब जब भी हम कंपेयर करेंगे उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स पाए जाएंगे। इसमें एग्जाम्पल दिया है क्लास के स्टूडेंट्स का, ठीक है। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट स्टूडेंट्स को कैसे कंपेयर करें। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, 30-40 होते हैं, ठीक है। सब एक जैसे नहीं होते, किसी की हाइट अलग होती है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई गोरा होता है, कोई स्टूडियस होता है, कोई स्पोर्टी होता है, ठीक है। किसी की कोई हॉबी होती है, किसी की कोई हॉबी होती है। तो यही बात इस एग्जाम्पल में यहाँ बताई गई है। दे डिफर इन देयर हाइट, हेल्थ, टैलेंट एंड इंटरेस्ट। जैसा कि मैंने बताया कि हाइट में, हेल्थ में, टैलेंट में और इंटरेस्ट में डिफरेंट होंगे। द हेल्दी स्टूडेंट में नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन। जो सबसे ज्यादा हेल्दी स्टूडेंट होगा वो जरूरी नहीं है कि वो स्टूडियस हो, पढ़ाई में अच्छा हो। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट में नॉट बी द फ्रेंडलीस्ट वन। और जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा वो फ्रेंडली नहीं होगा, वो किसी से दोस्ती नहीं करना चाहेगा। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स, तो हम स्टूडेंट्स का कंपेयर कैसे करें। द क्रिटेरियन वी मे यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। तो हम क्या करेंगे कि हम किसके बारे में कंपैरिजन करना चाहते हैं, ये पर्पस ढूंढेंगे कि हम हॉबी का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, हम स्पोर्ट्स का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। मान लो एक हॉबीज के बच्चे एक उसमें रख दिए जाएं कैटेगरी में, एक स्पोर्ट के बच्चे एक कैटेगरी में रख दिए जाएं, दूसरे स्पोर्ट के बच्चे दूसरे कैटेगरी में रख दिए जाएं। तो हम किसके बेसिस पे कंपैरिजन कर रहे हैं, इसका हम टीम बनाएंगे, ठीक है। वी यूज डिफरेंट क्रिटेरियन टू चूज अ स्पोर्ट टीम, अ डिबेट टीम, अ म्यूजिक टीम और अ टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक। जैसे मैंने बताया कि सबके अलग अलग टीम बना देंगे, स्पोर्ट्स टीम, डिबेट टीम, म्यूजिक टीम, इस टाइप से हम टीम्स बना देंगे। स्टिल इफ फॉर सम पर्पस वी हैव टू चूज द criterion for the all-round progress of the children in the class, how shall we do it? अगर हमें ओवरऑल किसी क्लास के बच्चों का प्रोग्रेस जानना हो तो हम फिर उसको कैसे कंपेयर करेंगे, ये भी अलग अलग कैटेगरी में रख के उनको हम कंपेयर करेंगे अगर हमें क्लास के स्टूडेंट्स की ओवरऑल प्रोग्रेस देखनी है। क्योंकि हम इकट्ठा सारे बच्चों को एक ग्रुप में तो नहीं डाल सकते, हर एक बच्चे के या तो हम स्पोर्ट्स के हिसाब से या इंटेलिजेंस के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से टीम बनाएंगे और फिर उनका कंपैरिजन करके उनकी ओवरऑल ग्रोथ का पता करेंगे। चलिए आगे करते हैं। यूजुअली वी टेक वन और मोर important characteristics of persons and compare them based on these characteristics। किसी भी पर्सन का एक या ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे और फिर उस बेसिस पे हम उनको कंपेयर करेंगे और उनकी हॉबीज वगैरह का पता लगाएंगे। और ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंस अबाउट व्हाट आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उनका कंपैरिजन किया जाना चाहिए। फ्रेंडलीनेस के आधार पे किया जाना चाहिए, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन के आधार पे किया जाना चाहिए, क्रिएटिविटी के आधार पे किया जाना चाहिए, या मार्क्स ही और शी हैज स्कोर्ड, इसके हिसाब से उसका कंपैरिजन किया जाना चाहिए। दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। अब अगर किसी कंट्री का कंट्रीब्यूशन, किसी कंट्री का कंपैरिजन हम करेंगे तो हम क्या लेंगे, वहां के लोगों की इनकम, वहां जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी टोटल इनकम लेके हम कंपैरिजन करेंगे। कंट्रीज विद हायर इनकम आर more developed than other
विद लेस इनकम, जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा होगी वो क्या होगी, डेवलप्ड कहलाई जाएगी लेस इनकम वाली कंट्री से। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड्स। ठीक है, जितने लोगों की ज़्यादा इनकम होगी वो उतनी ज़्यादा अपनी नीड्स को पूरा कर पाएंगे और वो कंट्री डेवलप्ड कहलाई जाएगी जिनकी लेस इनकम है उनके कंपैरिजन में। वट एवर पीपुल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम। अब जिनकी ज़्यादा इनकम होगी तो वो जो चीज़ चाहेंगे उस पैसे से खरीद सकेंगे। ठीक है, सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन इम्पोर्टेंट गोल। इसलिए इनकम को भी कंसिडर करके हम किसी कंट्री का कंपैरिजन कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री। अब एक कंट्री की इनकम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री की इनकम क्या होगी, जितने रेजिडेंट वहां रह रहे हैं उनकी टोटल इनकम कंट्री की इनकम कहलाई जाएगी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर वहां पे 1000 पर्सन रह रहे हैं तो 1000 पर्सन की जो भी इनकम है उनका टोटल उस कंट्री की इनकम कहलाएगा। ठीक है, 1000 की किसी की 1 लाख है, किसी की 2 लाख है, किसी की 3 लाख है, इसको हम टोटल करेंगे और वो उस कंट्री की इनकम हो जाएगी। गॉट इट, दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। ये उस कंट्री की टोटल इनकम कहलाएगी। ठीक है, तो कंट्री की इनकम कौन सी हो जाएगी, वहां रहने वाले सब रेजिडेंट की टोटल इनकम उस कंट्री की इनकम कहलाएंगे। ठीक है, जैसे 1000 पर्सन हैं, 1000 रेजिडेंट हैं, उनके 1000 की टोटल इनकम उस कंट्री की टोटल इनकम होगी। ठीक है, हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर। अब कंपैरिजन जब करते हैं तो किसी भी कंट्री के रेजिडेंट की टोटल इनकम उस कंट्री की टोटल इनकम से दूसरी कंट्री का कंपैरिजन हम अच्छे से नहीं कर सकते। ठीक है, इसे सही कंपैरिजन नहीं होता। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, क्योंकि कंट्री की डिफरेंट पॉपुलेशन होती है, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। कि अगर हम किसी भी कंट्री की टोटल इनकम ले लेंगे तो उससे हमें ये नहीं पता चलेगा कि एक पर्सन की एवरेज इनकम कितनी है। ठीक है, मान तो हम किसी कंट्री का कंपेयर करने के लिए एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम निकालेंगे। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे, उस कंट्री की जो टोटल इनकम है वो डिवाइड करेंगे वहां की टोटल पॉपुलेशन से। ठीक है, इससे वहां की एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। चलिए मैं आपको करके बताती हूँ। टोटल इनकम ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। मान लीजिए कि टोटल इनकम आ गई आपकी 40,000 कम ही लेके चलते हैं। ठीक है, ये हो गई इनकम और 5000 हो गए वहां की पॉपुलेशन। दिस इज इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी पर कैपिटा इनकम। तो उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी हो जाएगी, 8। इस टाइप से हम किसी कंट्री का कंपैरिजन कर सकते हैं, दो कंट्रीज का कंपैरिजन कर सकते हैं पर कैपिटा या एवरेज इनकम निकाल के। समझ में आ गया कैसे निकलेगी एवरेज इनकम। अगर आपके क्वेश्चन आता है पेपर में भी तो क्या होगा, टोटल इनकम ऑफ द रेजिडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, ऐसे हम पर कैपिटा इनकम निकालेंगे। ये मैंने आपको इजी वे में छोटा वो लेके बता दिया संख्या। ठीक है, अब आगे करते हैं। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो किसने निकाली थी, वर्ल्ड बैंक ने। दिस क्राइटेरियन इज बेस्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। अब इसमें भी इन्होंने क्या कहा कि अब तो हमने पर कैपिटा इनकम निकाल ली है, अब 2019 में भी वर्ल्ड बैंक ने डेवलपमेंट का वो निकाला था कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड होगी और कौन सी अंडर डेवलप्ड। तो उस बेसिस पे भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम, जिन कंट्री की पर कैपिटा इनकम $49,300 पर एनम है, वो किस में आएंगे, वो हाई इनकम में आएंगे और डेवलप्ड कंट्रीज में आएंगे। और जिनकी पर कैपिटा इनकम $2500 और लेस देन है पर एनम, मतलब हर साल की,
ठीक है, वो अंडर डेवलप्ड कंट्री या लो इनकम वालों में आएंगे। ये 2019 के जो डाटा है उसके बेसिस पे है। उस समय इंडिया की कितनी थी, $6700 पर एनम थी। तो इंडिया किस में आ रहा था, लो इनकम में आ रहा था। ठीक है, तो ये 2019 का डाटा है। ठीक है, उस टाइम इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी थी, $6700 में 6700। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, मतलब इनकम के अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जिसके बेसिस पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि वो कंट्री डेवलप्ड है और या अंडर डेवलप्ड है, या कोई स्टेट अच्छा है, डेवलप्ड है या अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है या लो कर रहा है। ठीक है, अब इसमें व्हेन वी लुक्ड एट इंडिविजुअल एस्पिरेशंस एंड गोल्स वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट ऑल्सो हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एक्सेट्रा। अब जब हम किसी इंडिविजुअल से पूछते हैं कि वो किस जगह पर रहना पसंद करेंगे, तो वहाँ इनकम ही नहीं होती है कि उसको बस सैलरी अच्छी मिले, वहाँ वो रहना पसंद करेंगे। उसके अलावा उसके और कौन कौन से गोल होंगे, उसको रिस्पेक्ट मिले, उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, फ्रीडम मिले, ये सब भी बातें माइंड में रहती हैं। सिमिलरली when we think of a nation or region, we may besides average income think of other equally important attributes। और जब हम किसी नेशन के बारे में पता करें तो मतलब एवरेज इनकम के अलावा ये दूसरी भी चीजें उसमें हम इंक्लूड करते हैं। चलिए, what would these attributes be? Let's example this is through an example table 1.3। ये हमारा टेबल 1.3 दिया गया है, इसके बेसिस पे भी किया गया है। जैसे स्टेट्स रखी हैं हरियाणा, केरला और बिहार। यहाँ पर कैपिटा इनकम हरियाणा की है 2,03,340, केरला की है 1,84,000, बिहार की है 631। ठीक है, ये पर कैपिटा इनकम तीनों स्टेट्स की। अब चलिए, इसमें बताया गया है कि हरियाणा की सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, फिर केरला की है, फिर बिहार की है। ठीक है, actually these figures are not per capita net state domestic product at current price of 2017-18। ये 2017-18 का पर कैपिटा इनकम लिया गया है। ठीक है, ये अभी का नहीं है, पुराना है। लेट्स इग्नोर बट दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म। अब इस कॉम्प्लिकेटेड टर्म को कहते हैं साइड में रखिए, सिंपल वे में समझिए। एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, रफली वी कैन टेक इट टू बी द पर कैपिटा इनकम ऑफ दी स्टेट। हम क्या बोलेंगे, ये पर कैपिटा इनकम है हर एक स्टेट की। ओके, वी फाइंड दैट ऑफ द थ्री हरियाणा हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। जैसे आपने देखा हरियाणा की हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है कितनी है, 2,03,314। फिर बिहार की लोवेस्ट है 38,631 और केरला कितनी है 1,84,000। ठीक है, तीनों स्टेट्स की दे दी गई है, बिहार की सबसे कम है। सो इफ पर कैपिटा इनकम वेयर टू बी यूज्ड एज द मेजर of development, Haryana will be considered the most developed and Bihar the least developed state of the three। अगर हम पर कैपिटा इनकम को लें तो हरियाणा डेवलप्ड में आएगा और बिहार अंडर डेवलप्ड में आएगा। ठीक है, अब हम इसके अलावा और चीजें भी जब कंपैरिजन करते हैं तो लेते हैं। जैसे फिर हमने 3 ले ली, 1.4 टेबल में दिया है हरियाणा, केरला एंड बिहार। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फॉर पर 1000 लाइव्स बर्थ, हरियाणा का है 30, केरला का है 10 और बिहार का है 35। मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि हरियाणा में 1000 में से 30 बच्चे एक साल भी पूरा नहीं जी पाते, मतलब 1000 में से 30 बच्चे खत्म हो जाते हैं। केरला में 1000 में से एक साल में 10 बच्चे जीवित नहीं रहते और बिहार में 35 बच्चे 1000 में से खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इस हिसाब से तो बिहार और हरियाणा लगभग बराबर ही हैं। ठीक है, तो इसको हम डेवलप्ड मानेंगे। इसमें तो केरला सबसे अच्छा हुआ कि 1000 में सिर्फ 10 बच्चे ही उसके एक साल भी नहीं जीवित रह पा रहे हैं। ठीक है, अब लिटरेसी रेट, तो इसमें मोर्टेलिटी रेट में केरला सबसे अच्छा है हेल्थ सिस्टम में। ठीक है, केरला सबसे अच्छा हेल्थ सिस्टम में, हरियाणा दूसरे नंबर पे और बिहार तीसरे नंबर पे। ऐसे अगर लिटरेसी रेट देखा जाए, लिटरेसी रेट मीन्स कि वहाँ पढ़े लिखों की संख्या कैसी है। यहाँ 82% है, केरला में 94% है और बिहार में 62% है। ये भी लिया गया है 14 से 15 साल के बच्चों के बीच में, मतलब जो 8वीं तक, 8th क्लास या 10th तक के बच्चे। ठीक है, तीसरा लिया गया है नेट अटेंडेंस रेशो,
कि उनकी अटेंडेंस रेशो 14 से 15 साल के बच्चों की कितनी थी। ये भी 2017 से 18 के बीच का लिया गया। अब देखिए इसमें जो लिटरेसी रेट है 94% है, केरला का सबसे ज़्यादा है, फिर हरियाणा का है और फिर बिहार का है। अब नेट अटेंडेंस रेशो कि कितने बच्चों ने अटेंड किया स्कूल और कितनों ने छोड़ दिया। यहाँ 61% है जो बच्चे 14 से 15 साल तक के बच्चे 61% तक गए स्कूल में। केरला में 83 है क्योंकि वहाँ लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है, इसलिए उन बच्चों की अटेंडेंस भी सबसे ज़्यादा है। 83% बच्चे 14 से 15 साल की उम्र तक स्कूल गए हैं। और बिहार में सबसे कम है 43% बच्चे, मतलब सिर्फ 43 बच्चे ही 14 से 15 साल तक स्कूल उन्होंने अटेंड किया, बाकी जो बच्चे थे उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट डज दिस टेबल शो। अब ये टेबल क्या शो करती है जो मैंने आपको 1.4 टेबल बताई है। द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज दैट इन केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बोर्न, जैसे मैंने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताया था कि 1000 जो बच्चे एक साल में पैदा हुए 10 डाइज बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज, उसमें से 10 बच्चे एक साल पूरा किए बिना ही खत्म हो गए। बट इन हरियाणा द proportion of children dying within 1 year of birth was 30। हरियाणा में कितने था, एक साल में 1000 बच्चों में से 30 बच्चे खत्म हो गए, विच इज 2 times मोर देन केरला, जो 2 times ज्यादा था। 2 times क्या 30 है, 3 times ज्यादा था केरला से। ऑन द अदर हैंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इज मोर देन केरला, और दूसरी तरफ हरियाणा की इनकम पर कैपिटा इनकम केरला से ज्यादा है। तो अगर इस बेसिस पे देखा जाए तो हरियाणा अच्छा था, लेकिन हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो कौन अच्छा है, केरला अच्छा है। ठीक है, जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स। सोचो आप अपने पेरेंट्स के लिए कितने प्यारे हो। थिंक ऑफ हाउ एवरी वन इज सो हैप्पी व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न। पेरेंट्स कितना खुश होते हैं, घर के सब सदस्य कितना खुश होते हैं जब कोई बच्चा वहां पैदा होता है। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ अ पेरेंट हु चिल्ड्रन डाई बिफोर दे इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे। अब सोच के देखो उन पेरेंट्स के बारे में जिनका बच्चा एक साल भी जीवित नहीं रहता है, पहला बर्थडे मनाने से पहले ही खत्म हो जाता है। हाउ पेनफुल इट मस्ट बी टू दीज पेरेंट्स। वो उन पेरेंट्स के लिए कितना पेनफुल होगा, कितना दुखदायी होगा। नेक्स्ट, नोट द ईयर टू विच दिस डाटा परटेन्स। कब वो ये डाटा हमने कब लिया था, 2017-18 का है। इट इज 2017 and 18। सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ ओल्ड एज, इट इज 70 years आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन आवर मेट्रो सिटीज आर फुल ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स एंड शॉपिंग मॉल। ये बता रहे हैं कि आज़ादी के 70 साल भी जब हमने बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना ली, मॉल बना लिए, रोडें बना ली, हम हेल्थ सिस्टम को अच्छा नहीं कर पाए। हमारा हेल्थ सिस्टम अब भी खराब है। द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यही ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है। अगली क्या प्रॉब्लम है, द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 1.4 shows that about half of the children aged 14 to 15 in Bihar are not attending school beyond class 8th। 8वीं से पहले ही बिहार के बच्चे, सिर्फ 43% बच्चे स्कूल जाते हैं, बाकी स्कूल ही छोड़ देते हैं। दिस मीन्स दैट इफ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार नियरली हाफ ऑफ योर एलिमेंट्री क्लास फ्रेंड्स वुड बी मिसिंग and those who could have been in school are not there. If this had happened to you, you would not be able to read what you are reading now। ठीक है, अब बता रहे हैं बिहार में सिर्फ 43% बच्चे ही 8वीं क्लास तक पढ़ते हैं, उसके बाद सब छोड़ देते हैं, और आपके साथ जो फ्रेंड जा रहे होते हैं स्कूल में अगली क्लास में, वो बच्चे गायब रहते हैं। तो बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल खराब है, वहाँ बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, वहाँ का हेल्थ सिस्टम भी खराब है। ठीक है, केरला का लिटरेसी रेट अच्छा है और हेल्थ सिस्टम सबसे अच्छा है। पर कैपिटा इनकम हरियाणा से कम है थोड़ी, लेकिन फिर भी उनका हेल्थ सिस्टम और उनका जो लिटरेसी रेट है, बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, वो हरियाणा से बेटर है। चलिए अगला टॉपिक लेते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज। ठीक, दिख रहा होगा ठीक से आपको और समझ में भी आ रहा होगा। आगे करते हैं। हाउ इज इट दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लैग्स बिहाइंड इन दीज क्रूशियल एरियाज। ठीक है, अब यहाँ भी वही बात बताई गई है कि हरियाणा का पर कैपिटा इनकम तो अच्छा है, लेकिन उनका लिटरेसी रेट, उनका हेल्थ सिस्टम, वो सब केरला से अच्छा नहीं है। चलिए आगे करते, पब्लिक फैसिलिटीज।
हाउ इज इट दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लैग्स बिहाइंड इन दीज क्रूशियल एरियाज। अभी बता रहे कि हरियाणा का पर कैपिटा इनकम तो अच्छा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन, लिटरेसी रेट, इसमें वो केरला से पीछे है। ठीक है, द रीजन इज, इसका कारण क्या है, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। जो आपके पॉकेट में मनी है उससे आप सब चीजें नहीं खरीद सकते। सो इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use। इसीलिए कि जो मटेरियल है, जो चीजें हैं, वो इंडिकेट नहीं कर सकती कि वो स्टेट अच्छी है या वो नेशन डेवलप्ड है या नहीं डेवलप्ड है। मनी से आप किसी का ठीक से कंपैरिजन नहीं कर सकते। मनी से केवल आप मटेरियल चीजें ही खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं वो जैसे फ्रेंडशिप हो गई, सिक्योरिटी हो गई, रिस्पेक्ट हो गई, इक्वलिटी हो गई, डिस्क्रिमिनेशन ना होना, ये सब आप पैसे से नहीं खरीद सकते। और ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में वैल्यू रखती हैं, मायने रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय यू अ पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट और इंश्योर दैट यू गेट अनअडल्टरेटेड मेडिसिन्स। अब ठीक है, आप मनी से पोल्यूशन फ्री और अनअडल्टेड मेडिसिन नहीं खरीद सकते। अगर आप पैसा दे के कहें भैया मेरे को पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, तो आप खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिमेटिव स्टेप्स। अगर आपकी पूरी ही कम्युनिटी प्रिमेटिव, एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे। अब कुछ भी अगर जिंदगी में पाना है तो चीपेस्ट तरीका क्या है, इज टू प्रोवाइड दीज गोल्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। हम इकट्ठा होके उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। थिंक विल इट बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी और फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी स्टाफ? व्हाट इफ नो वन other than you in your village of locality is interested in studying? Would you be able to study? Not unless your parents could afford to send you to some private school elsewhere, so you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that the government should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study. Even now in many areas children, particularly girls, are not able to go to high school because the government society has not provided adequate facilities। अब देखो इसमें बताया गया है कि अगर आप अपनी लोकेलिटी में सिक्योरिटी चाहते हैं तो आप अपने घर के लिए कोई गार्ड रखना चाहें तो आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन आप इकट्ठा सब मिलके, सारी कम्युनिटी वाले इकट्ठा मिलके कोई गार्ड रख लें तो आपको चीप पड़ेगा। ऐसे स्कूल का है ना, अगर कोई स्कूल ऐसे ही अगर आपका बच्चा स्कूल जाना चाहता है तो या तो वहाँ कोई गवर्नमेंट स्कूल हो जिसमें सब बच्चे जा सकें और वहाँ सारी फैसिलिटीज़ हो। अदरवाइज अगर आप अपने लिए कोई स्कूल नहीं बना सकते कि आपको अपने बच्चे को स्कूल भेजना है, वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। हमारे यहाँ गर्ल्स इसलिए स्कूल नहीं जा पाती क्योंकि आसपास कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है और दूर पेरेंट्स उनको नहीं भेजना चाहते। अगर हमारे लोकेलिटी के पास ही घर हो, हमारी लोकेलिटी के पास कोई गवर्नमेंट अच्छा स्कूल हो तो गर्ल्स उसमें आसानी से स्कूल जा सकती हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ें भी मायने रखती हैं। चलिए आगे करते हैं। केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडवोकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। अब जैसे केरला में हमने देखा चार्ट में कि उसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लो है और उसका जो बेसिक हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम वो बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन पर कैपिटा इनकम हरियाणा की ज़्यादा है और केरला की कम है, लेकिन फिर भी केरला बेटर माना जाएगा। सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस फंक्शंस वेल, अच्छे से काम कर रहा है। हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपुल ऑफ सच स्टेट इज सर्टेनली लाइक टू बी बेटर। जहाँ पीडीएस सिस्टम अच्छे से काम करता है और जहाँ पे हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस लोगों का अच्छा होता है वो स्टेट अच्छी मानी जाती हैं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बता रहे हैं, इजंट इट सरप्राइजिंग दैट अ स्मॉल कंट्री इन आवर नेबरहुड, हमारा जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, इज मच अहेड ऑफ इंडिया इन एवरी रिस्पेक्ट एंड अ बिग कंट्री लाइक आवर्स हैज सच अ लो रैंक इन द वर्ल्ड। अभी कह रहे हैं कि जो नेबरिंग स्टेट है श्रीलंका, वो इंडिया एक इतनी बड़ी कंट्री है, फिर भी रैंक वाइज हमसे ऊपर है, हमसे अच्छा है। टेबल 1.6 मैं देखती हूँ अभी उसको भी, शोज दैट दो नेपाल एंड बांग्लादेश हैव लो पर कैपिटा इनकम देन दैट ऑफ इंडिया, येट दे आर बेटर देन इंडिया इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक, पर कैपिटा इनकम तो नेपाल और बांग्लादेश की भी बाहर से कम है, लेकिन बाकी जो लाइफ एक्सेप्टेंसी है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, हेल्थ और बाकी चीज़ें, वो बांग्लादेश की और नेपाल की भारत से बेटर हैं। मैनी इम्प्रूवमेंट हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग SDI। ठीक है, SDI में काफ़ी इम्प्रूवमेंट बताए गए हैं। एंड मैनी न्यू कंपोनेंट्स हैव बीन एडिड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और भी नए कंपोनेंट इसमें जोड़े गए हैं SD की रिपोर्ट में। बाय प्रीफिक्सिंग, ठीक है, ह्यूमन टू डेवलपमेंट, इट हैज मेड इट वेरी क्लियर दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट इज व्हाट इज हैपनिंग टू द सिटीजन ऑफ अ कंट्री। इट इज पीपुल, देयर हेल्थ, देयर वेलबींग, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप कह रहे हैं कि जो SDI की रिपोर्ट है उसमें कुछ कंपोनेंट्स उसमें जोड़े गए हैं जिससे कि लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो, एजुकेशन रेट अच्छा हो और लाइफ एक्सेप्टेंसी भी बढ़े। ठीक है, ये पर कैपिटा इनकम से ये ज़्यादा चीज़ें भी जिंदगी में मैटर करती हैं। जरूरी नहीं है कि पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा हो, लेकिन हेल्थ लोगों की खराब हो, लाइफ एक्सेप्टेंसी कम हो और एजुकेशन बहुत ही कम हो, तो ये चीज़ें भी हर एक पर्सन की अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम होना चाहिए, लिटरेसी रेट ज़्यादा होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें भी होनी बहुत ज़रूरी हैं। डू यू थिंक देयर आर certain other aspects that should be considered in measuring human development? अब आप भी अपने विचार रखिए कि कौन कौन से और एस्पेक्ट्स इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट में जोड़ने चाहिए जिसके बेसिस पे हम पता लगा सके कि उस कंट्री का डेवलपमेंट कैसा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी पीछे हमने टेबल 1.6 की बात की थी, चलिए मैं इसको भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, ग्रोस नेशनल इनकम मतलब पर कैपिटा इनकम, श्रीलंका हमसे छोटा है, नेबरिंग स्टेट जैसे बताया गया, उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है 12,707। इंडिया जबकि बड़ा है, कितनी है 6,681। इसके बाद म्यांमार आ रहा है 4,961, पाकिस्तान 5,005, नेपाल 3,457 और बांग्लादेश 4,976। ऐसे ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है, श्रीलंका का हमसे भी ज़्यादा है 77 है, इंडिया का 69.7 है, म्यांमार का 67.1 है, पाकिस्तान का 67.3 है, नेपाल का 70.8 है और बांग्लादेश का 72.5 है। अब ये देखिए, इंडिया का है 69.7, ठीक है, श्रीलंका हमसे छोटा है, नेपाल हमसे छोटा है, बांग्लादेश हमसे छोटा है। नेपाल का है 77, ये आपके शॉर्ट वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना उनमें टिक करने के लिए आएंगे, तो प्लीज ये टेबल भी अच्छे से आप करके जाइए। नेपाल का है 70.8 और बांग्लादेश का है 72.6, हमारा 69, हमसे भी अच्छा नेपाल और बांग्लादेश का है। श्रीलंका का तो है, श्रीलंका पर कैपिटा इनकम में भी हमसे अच्छा है और लाइफ एक्सेप्टेंसी एट बर्थ रेट पे भी हमसे अच्छा है, लेकिन इसके अलावा नेपाल और बांग्लादेश भी हमसे लाइफ एक्सेप्टेंसी एट बर्थ रेट पे अच्छे हैं। अब देखिए, मीन्स ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपुल एज 25 एंड अबव। अब स्कूल का देख लीजिए, श्रीलंका का 10.6, ठीक है, इंडिया का 65, म्यांमार का 5, पाकिस्तान का 5.2, नेपाल का 5 और बांग्लादेश का 6.2। बांग्लादेश हमारे एट पार ही है, 6.2 है, हमारा 6.5 है। आगे SDI रैंक इन द वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड में SDI रैंक इन द वर्ल्ड में श्रीलंका का कितना है 73, इसमें हम ऊपर हैं, देखो 130, इसमें भी हमसे आगे है। रैंक 73 है किसका, श्रीलंका का, हम उससे कितना नीचे, हम 130 हैं।
म्यांमार 148 है, पाकिस्तान 154 है, नेपाल 143 है और बांग्लादेश 134 है। बांग्लादेश लगभग हमारे बराबर ही है, 134 है, हम 130 पे हैं। लेकिन श्रीलंका का यहाँ भी हमसे ज़्यादा है, 73 रैंकिंग है उसकी SDI बैंक रैंकिंग में। अब जब आप स्कूल जाएं, मतलब पेपर देने जाएं, तो कृपया ये चार्ट जो है, टेबल है, इनको भी आप अच्छे से देख के चाहिए, ताकि जो शॉर्ट टर्म्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, टिक मार्क वाले ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें आप कुछ अच्छा लिख सकें। टेबल नंबर 1.5, इसमें एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश का दे रखा है। लिटरेसी रेट ऑफ रूरल पॉपुलेशन का कितना, मेल का है 76% और फीमेल का 54%। देखो कितना कम है फीमेल का। लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 10 to 14, 10 to 14 कितना है, मेल का है 90% और फीमेल का है 87%। परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल, कितना अटेंड कर रहे हैं, मेल 85 कर रहे हैं और गर्ल्स कर रही हैं, लड़कियां कर रही हैं 82%। ये भी याद करके आप जाएंगे ताकि आप अच्छे से लिख सकें। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड, वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर और एटलीस्ट बी मेंटेन्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन। अब जो भी हमने प्रेजेंट में डेवलपमेंट किया है, या तो हम उससे और थोड़ा आगे डेवलपमेंट कर लें, या हम एटलीस्ट उस डेवलपमेंट को बचा के रखें, उससे उसको नीचे ना गिरने दें। दिस इज डिजायरेबल। However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and level of the development are not sustainable. अब साइंटिस्ट ने हमें वार्निंग दे दी है कि सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी के बाद ये जो हमने डेवलपमेंट किया है, ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राउंड वाटर लेवल का बताया गया है इंडिया में कि ग्राउंड वाटर लेवल किस हद तक नीचे का गिर रहा है, क्योंकि जितना ग्राउंड वाटर होता है, बारिश से पानी जितना नीचे नहीं जाता, उससे ज़्यादा हम उसको ओवर यूज कर लेते हैं। मान ले बारिश का पानी हुआ और जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो 2 मीटर ऊपर आया, ठीक है, लेकिन हम 4 मीटर उस पानी को यूज कर लेंगे तो वो 4 मीटर नीचे चला जाएगा। मतलब 2 मीटर तो आया, लेकिन हमने 4 मीटर के करीब उसको यूज कर लिया, तो 2 मीटर हमने और उसको नीचे कर दिया। ठीक, अब यहाँ वही ग्राउंड वाटर का दे रखा है। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। ग्राउंड वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है। कैसे कि जब बारिश होती है तो पानी नीचे धरती में जाता है और ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाता है, रिन्यू हो सकता है ये। ठीक है, these resources are replenished by nature as in the case of crops and plants. ये replenish हो सकती हैं। However, even these resources may be overused. ये replenish तो हो सकती हैं, लेकिन अगर हम उसको overused करें तो, ठीक है, मान ले रिन्यू तो हो रही हैं चीजें, लेकिन हम उसको ओवर यूज करें तो जितना रिन्यू नहीं हुई उससे ज्यादा हम उसको खर्च कर रहे हैं, तो उसको भी हम मतलब खत्म ही कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर का हमने एग्जाम्पल लिया है। इफ वी यूज मोर देन व्हाट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन देन वी वुड बी ओवर यूज द रिसोर्स। जितना रिप्लेनिश नहीं हुआ उससे ज्यादा हमने यूज कर लिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओवर यूज्ड। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कोयला हो गया, ठीक है, इसको बनने में हजारों साल लगे हैं। अगर वो एक बार खत्म हो जाएंगे तो हमें उसके नए वो सोर्स ढूंढने पड़ेंगे, उसको हम रिन्यू नहीं कर सकते। आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ यूज। अब बताया गया कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिसको हम एक बार यूज कर लें तो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उसको हम रिन्यू नहीं कर सकते। वी हैव अ फिक्स्ड स्टॉक ऑन द अर्थ विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। हमारे उसके जो रिसोर्स हैं वो फिक्स्ड है, ठीक है, हम उसको रिप्लेनिश्ड नहीं कर सकते। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्स दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर। हमें नए रिसोर्स ढूंढने पड़ेंगे जो अब तक हमें नहीं पता है। न्यू रिसोर्स इन दिस वे एड टू द स्टॉक, हाउएवर ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड। अगर हम इसी प्रकार से ओवर यूज इनको करते रहेंगे तो एक दिन आएगा कि ये सब स्टॉक भी हमारे खत्म हो जाएंगे। अब हमारे रिजर्व्स बताए गए हैं, क्रूड ऑयल के कितने रिजर्व्स हैं। अब मिडल ईस्ट का एग्जांपल दिया गया है। मिडल ईस्ट में 2017 का है, कितने हैं, 808।
ये 1000 मिलियन में दिया गया है बैरल्स में, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स रिजर्व विल लास्ट, अगले 70 साल तक ये चलेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स में कितने हैं ये 50,000 मिलियन बैरल्स, और ये अगले कितने साल तक चलेंगे 10.5 साल 10.5। वर्ल्ड में टोटल कितने हैं 1697, और अगले कितने साल तक वर्ल्ड के लिए ये है 50 साल तक, इसके बाद ये सब खत्म हो जाएंगे। चलिए अब लास्ट वाला हम ले लेते हैं। कंसिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। अब कुछ भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है वो किसी भी नेशन की बाउंड्री तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे वर्ल्ड को उसका अफेक्ट होता है, ठीक है। हम कहें कि एयर पोल्यूशन हो रहा है और सिर्फ एक ही स्टेट या एक ही कंट्री तक वो सीमित नहीं है, नहीं, वो पूरे वर्ल्ड को उसका असर होगा। ग्लोबल वार्मिंग है, ये सिर्फ इंडिया को ही नहीं अफेक्ट करेगी, पूरे वर्ल्ड को करेगी, ठीक। दिस इशू इज नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक, ये किसी रीजन और नेशन के लिए स्पेसिफिक नहीं है कि इसी कंट्री को होगा, इतने ही रीजन में होगा। और फ्यूचर इज लिंक्ड टुगेदर, हमारे जो फ्यूचर है एक दूसरे से लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपैरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिक्स, philosophers and other social scientists are working together। इसके ऊपर हमारे सारे फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट, सोशल साइंटिस्ट काम पे लगे हुए हैं। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरिनियर एट ऑल टाइम्स एज अ member of society and as individuals we need to ask where we want to go, what we wish to become and what our goals are। so the debate on development कंट्रीज। अब बताया गया है कि हमें सोचना पड़ेगा हर एक को कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारी क्या इच्छा है, हम क्या बने और क्या हमारे गोल्स हैं। इन पे डिबेट होनी चाहिए, चली आ रही है, होती रहेगी, लेकिन डेवलपमेंट से पहले हमें ये सब चीज़ें भी कंसिडर करनी चाहिए। कहीं डेवलपमेंट के चक्कर में हम अपना ही तो बुरा नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। हमारा डेवलपमेंट वाला फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का खत्म हो गया, अब मैं अगला सेकंड चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी। कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। ओके, बाय बाय।